जय हिंद। कैसे मेरे प्यारे लाडले एवं लाडलो, आशा करते हैं कि आप आज बहुत ही अच्छे अनुभव करते होंगे, क्योंकि एक साल की मेहनत आपका रंग लाया और मैथ का एग्जाम आप दे के आए हैं। तो उसी के बारे में बात करते हैं थोड़ा। क्या तो कैसा रहा आप सबका एग्जाम, बताइए, और उन सब का अनुभव शेयर अवश्य कीजिएगा। ठीक, तो आप सबके लिए आंसर की भी लाए हैं, तो मिला लीजिएगा, हाफ टाइम लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आपका अभी समय बहु मूल्यवान है। ठीक है, तो देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या था। तो पहला क्वेश्चन आपका आता है, यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 10 सेमी तथा 24 सेमी हो तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। आपको पता होगा विकर्ण जो होती है, दोनों विकर्ण को जोड़ देते हैं, उसके बाद उसकी क्या निकालते हैं, भुजा निकाल लेते हैं। दोनों विकर्ण को जोड़ने के बाद आपको 34 आता होगा। 34 का था कितना होता है, 37 था। डी आंसर इसका सही है। ठीक है, तो एक का डी। दूसरे बता कहता किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जाती है। मान लीजिए एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त। अब किसी बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो 2 खींची जा सकती है, क्योंकि किसी बाह्य बिंदु से। ठीक है, तो एक ही बिंदु मान रहेगा ना, अब नहीं कहता कि कहीं अन्य अन्य जगह से, तो अनंत नहीं मार सकते हम लोग, 2 होगा। ठीक है, यहाँ बच्चे गलत किए हुए हैं, अनंत मारे हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तथा बाह्य बिंदुओं से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्रमशः 7 सेमी तथा 24 सेमी, तो वृत्त के केंद्र के बाह्य की दूरी क्या होगी। तो क्या होगी, आंसर में आता है इसे 25। तो आपको देख लेते हैं एक बार। जैसे मान लीजिए वृत्त है, क्या कहता है, वृत्त की त्रिज्या तथा बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई 7 सेमी, सॉरी क्रमशः 7 सेमी है। त्रिज्या यदि 7 सेमी है और स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 24, ये 24 और ये 7, और इसकी दूरी क्या होगी, आपको पता होगा, ये कर्ण होता है ना, क्या होता है, कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए आप जब निकालते हैं तो 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर जोड़ते हैं तो कितना आता है, 25, अर्थात आंसर हमारा क्या होगा, सी। ठीक है, उसके बाद है, यदि वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई क्रमशः 16 सेमी तथा 17 सेमी हो तो वृत्त के केंद्र की जीवा की लंबिक दूरी क्या होगी। अब इसको आप किस तरह से बनाते हैं, वृत्त की जीवा देख लीजिए, क्या कहता है, वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई। जीवा यदि 16 है तो ये मान लीजिए ये वृत्त है, और जीवा ये 16 है, तो 16 है, और उसके बाद ये तो आपको पता होगा कि ये त्रिज्या होती है। ठीक है, कहता है त्रिज्या आपका 17 है और ये 16 है। ठीक है, उसके बाद कहता है, तो वृत्त के केंद्र की जीवा की लंबिक दूरी, अर्थात इसकी लंबाई की दूरी क्या होगी, आपको पता होनी चाहिए। जब जीवा होती, जीवा पर यदि लंब डालेंगे तो क्या होगा, 2 भागों में बांट दिया जाएगा ना 16 को। 16 को जब 2 भागों में बांटेंगे तो ये 17 कर्ण हमारा हो गया और ये लंब हो गया ना। तो लंब निकालने के लिए क्या करते हैं, 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे, तो कितना आंसर आता है इसका, बताइए जल्दी से। 17 पे स्क्वायर करेंगे और 8 का स्क्वायर, बताइए जल्दी से, 4 का बी आंसर आएगा 15। ठीक है, उसके बाद कहता है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोनों के किसी भी युग्म का योगफल समकोण में होता है। अब समकोण में होता है, देखिए क्वेश्चन तो इसको डीप बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्या बोलेंगे, डीप, अर्थात बहुत गहरी से पूछा गया है। बच्चे जो भी तुक्का लगा के होंगे आए होंगे उसका तो हल होना संभव नहीं है, अर्थात सही नहीं मारे होंगे। ठीक है, कहता है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, मान लीजिए ये चक्रीय चतुर्भुज है। अब कहता है ये सम्मुख कोण जो होते हैं क्या है, योगफल के हिसाब से। आपको पता होगा चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है ना, और 2 कोनों यानी ये जो है सम्मुख कोण 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। अब कहता है समकोण में क्या होगा, तो 2 समकोण होगा ना, अर्थात 90 डिग्री 90 डिग्री, समकोण यानी 90 डिग्री, अर्थात डी आंसर होगा। ठीक है, अब जिसने जिसने डी मारेंगे उसका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए, निम्न अंकित रेखा युग्म में से कौन किसी वृत्त के समांतर नहीं हो सकता है। अब देखिए, समझदार तो हैं आप सभी और हल भी किए होंगे। क्या कहता है कि वृत्त में समांतर नहीं हो सकता। देखिए, 2 जीवा आपको पता है, जीवा यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। क्या है, ये समांतर है कि नहीं, समांतर आपको पता है ना, एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए, अर्थात जीवा समांतर हो सकती है। 2 स्पर्श रेखाएं यदि वृत्त पे हम खींचते हैं तो 2 स्पर्श रेखाएं भी क्या हो सकती है, समांतर हो सकती है।
ठीक है। उसके बाद कहता है दो व्यास, सॉरी, एक जीवा और एक स्पर्श रेखा। एक जीवा अर्थात एक जीवा इसे भी मान सकते हैं और एक स्पर्श रेखा इसे भी मान सकते हैं, अर्थात ये भी दोनों समांतर हो सकती है। तो दो व्यास समांतर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? आप या तो उस वृत्त पे यदि खींचिएगा व्यास, या तो उसी व्यास पे आएगा जिसको संपाती बोल सकते हैं, या तो प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा? प्रतिच्छेदी। समांतर नहीं हो सकता, अर्थात दो व्यास वृत्त पे समांतर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप हल कर इस प्रकार से हल कर सकते थे। ठीक है, कहता है यदि वृत्त के किन्हीं दो त्रिभुजों के बीच कोण, अब देखिए, यदि वृत्त के किन्हीं दो त्रिभुजों, अब देखिए मान लीजिए ये वृत्त है हमारे, कहता है दो त्रिज्याओं के बीच के कोण 130 डिग्री है, तो त्रिज्याओं के अंतिम सिरों पर स्पर्श रेखा के बीच की कोण क्या होगी? अब आपको पता होनी चाहिए जब आप स्पर्श रेखा खींचते हैं, ठीक है। अब इस प्रकार से इसमें कहता है कि त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 डिग्री है। 130 डिग्री है तो आपको पता होनी चाहिए ना कि ये कोण और ये कोण क्या होता है? 180 डिग्री के होता है, नहीं होते हैं? 180 डिग्री, बिल्कुल सही बात है। तो 180 दोनों मिलाकर यदि होता है तो यहाँ 130 है, तो इसका कितना होगा? 180 में 130 घटाएं कितना होगा बताइए जल्दी से? 50 डिग्री। और ये बच्चे सही मारे हैं सी, ठीक है, सी सही है। उसके बाद कहता है यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो। समांतर चतुर्भुज जैसे आपको पता होगा इस तरह से समांतर चतुर्भुज होते हैं। कहता है विकर्ण बराबर है, विकर्ण बराबर है अर्थात विकर्ण बराबर करने के लिए इस प्रकार खींचना पड़ेगा ना हमको कि दोनों विकर्ण बराबर होना चाहिए। और उसके बाद कहता है तथा एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित, देखिए एक दूसरे को समकोण पे और समद्विभाजित करता है, इसका मतलब है वह चतुर्भुज वर्ग है। क्या है? वर्ग। क्योंकि आप वर्ग में देखते होंगे चार भुजा जब बराबर होती है और दोनों कोण क्या होते हैं, सॉरी, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे काटती है और समद्विभाजित भी करते थे, दो समान भुजाओं में बांटते भी हैं। ठीक है, इसलिए वर्ग होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है चतुर्भुज के विकर्णों में क्या संबंध है? अब बताइए चतुर्भुज के विकर्णों में क्या संबंध है? क्या चतुर्भुज का सारा विकर्ण बराबर होते हैं? बिल्कुल नहीं। समकोण पे प्रतिच्छेद करता, हर एक कोण समकोण पे प्रतिच्छेद करता है? नहीं करता। क्यों नहीं करता है कि आपको पता होनी चाहिए कि समकोण जो होते हैं ये इतना डिग्री पे एंगल पे कर रहा है, तो क्या समान कोण पे कर रहा है प्रतिच्छेद? कर रहा, बिल्कुल सही बात है, समकोण पे प्रतिच्छेद करता है। लेकिन एक और चीज है, समकोण पर समद्विभाजित भी करता है। क्या करता है? समद्विभाजित, अर्थात दो बराबर भुजाओं में बांटते भी हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो हम इसको मारेंगे मुख्य रूप से ये सही है क्योंकि समद्विभाजित भी करती है। क्या होगा हमारा आंसर? सी। कहता है किसी वृत्त के केंद्र पर कोण AO भी, अब देखिए किसी वृत्त के केंद्र, अब एक वृत्त हम लेते हैं जिसका केंद्र O है और AB क्या है, अब इसको कौन मान लिया गया? कहता है तथा परिधि परिधि पर, यानी कहने का मतलब है कि वृत्त से दूरी पर है, क्या है? ये C है, यानी ABC, ठीक है, के बृहद चाप पर स्थित कोण ACB, कोण ACB है। ठीक है, अब कहता है कोण ACB बराबर क्या हो सकता है? अब बताइए ये कोण में क्या संबंध आ सकता है? कोण AOB बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या कोण AB हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इसका संबंध यही है कि दोनों का योग क्या होता है? 180 डिग्री के समान, अर्थात इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, 10 का इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नहीं, ये F ग्रेड का है। ठीक है, F ग्रेड का। कहता है द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 = 0 के मूल प्राकृतिक होते हैं। अब क्या प्राकृतिक है आपको पता होनी चाहिए कि जब b² - 4ac, जब हम d बराबर सूत्र लगाते हैं, d बराबर, तो आपको बताए होंगे कि यदि d बराबर यदि 0 होता है तो क्या होता है? वह वास्तविक एवं समान, और 0 से बड़ा होता है। क्या होता है बाबू? 0 से बड़ा यदि आता है तो वह क्या होता है? वास्तविक व समान। ठीक है, 0 से बड़ा आता है तो वह वास्तविक असमान होता है, और 0 से कम होता है तो अवास्तविक होता है। तो हम निकाल के देख सकते हैं ना, b² यानी 3 का स्क्वायर यदि करते हैं तो -3 का स्क्वायर, तो 9, और उसके बाद है
4AC माइनस 4AC अर्थात 4A का मान है 1 और C का मान -10, ठीक है। तो 3 तिया 9 और 10 चौके 40 अर्थात +40 होगा 49। 49 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 7 आएगा। 7 क्या है 0 से 12 है अर्थात क्या होगा वास्तविक एवं असमान होगा। क्या होगा वास्तविक एवं असमान। कहता है द्विघात समीकरण bx² ax + c = 0 जहां b बराबर नहीं 0 के विवेचक मान। आपको पता होगा देखिए ये बच्चा डायरेक्ट सूत्र लगा दिया है b² - 4ac। ये सूत्र होता है बाबू, लेकिन यहाँ b है a की जगह पर। a की जगह पर क्या है b है अर्थात हम लिख सकते हैं b² है तो b² यानी a² होना चाहिए ना। a² माइनस 4ac तो अर्थात 4bc अर्थात a आंसर हमारा क्या है सही है, क्योंकि b² की जगह क्या दिया हुआ है a दिया हुआ है, इसलिए a² - 4bc, ठीक है। तो आपने गलती कर चुके हैं, बिल्कुल आप गलती किए हैं, ठीक। उसके बाद है यदि 3xy तथा 15 समांतर श्रेणी है तो x + y का मान क्या होगा। अब देखिए इसका अंतर क्या है 3 और 15 का अंतर कितना है बताइए तो 12 है ना। अर्थात 12 आता है 3 कैटेगरी में बांटते हैं 4 4 आता है ना जी, यानी 4 4 3 7 7 3 सॉरी 7 4 11 अर्थात 7 11 को जोड़ेंगे कितना होगा 18 आंसर। क्या है 18 आंसर। कितना आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नहीं समझे। देखिए 3xy एवं 15 है, यानी इसमें कितना अंतर है 3 अंतर है। इसका अंतर हमने निकाले 12 है और 3 से भाग दिए तो 4 आया ना, और 4 3 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 7 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 11। देखिए तो अंतर समान आया। 7 और 11 को जोड़ेंगे कितना हुआ 18, ठीक है। तो 18 हमारा क्या हो गया आंसर, क्लियर। उसके बाद देखिए अनुक्रम 5 9 13 17 21 का सारवांतर। सारवांतर आपको पता है ना a2 - a1 अर्थात 9 में से 5 घटाएं कितना आएगा 4 आएगा ना। तो सी आंसर हमारा है अनुक्रम -5 और -1 3 7 13वां पद, यानी a13 बराबर क्या होता है बताइए जल्दी से आप सभी। a + 12d। a का मान है -5 + 12 गुणज d का मान -4 आता है कि क्या आता है बताइए जल्दी से आप। +4 आता है, यानी 12 चौके 48 में से 5 घटा देंगे कितना आएगा 43 अर्थात 43 कितने में है सी नंबर आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपने हल किए थे। उसके बाद कहता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है। तो ये तो सूत्र ही पूछ दिया गया n × n + 1/2, यानी बी आंसर सही है इसका। उसके बाद कहता है 17 नंबर 11 + 12 + 13 + 45 का कितना। अच्छा इस प्रकार से यदि क्वेश्चन आ रहा है किस प्रकार से आप हल कीजिएगा। देखिए हमने बताए थे शुरू और अंत में जोड़ देंगे। 45 एवं 11 को जोड़ते हैं तो कितना आता है 45 से 11 56। उसके बाद ये 10 कम है ना 35 आता है ना जी। 35 से गुणज कर सकते हैं हम, 35 से गुणज करेंगे तो बताइए कितना आता है जल्दी बताइए। 56 को 35 से गुणज कीजिए तो आप सभी 6 5 23 5 25 3 28 6 तिया 18 और 5 तिया 15 1 16 अर्थात 0 8 दूना 16 6 दूना 8 सॉरी 6 2 8 1 9 और 960 का आधा कितना होता है बताइए तो आप सभी। सॉरी 1960 का आधा होता है 980, है कि नहीं जी। हाँ 980 है अर्थात बी हमारा आंसर सही है, ठीक है हो गया। हाँ उसके बाद आता है आपका देखिए समांतर श्रेणी अतना का अगला पद क्या है। आप देखिए तो √7 और √28 है। उसके बाद है √63। यदि इसको हम इस भाग से लिख सकते हैं तो √7 लिख सकते हैं, 2 √7 लिखें क्यों 2 दूना 4 और 4 को 7 से गुणा करके 7 चौके 28। उसी प्रकार 3 तिया 9 7 63 4 चौके 16 16 और 7 16 7 112 अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा √112 आंसर है, ठीक है। उसके बाद कहता है 19 में समांतर श्रेणी 3 7 11 15 के कितने पदों का योगफल 406 आता है। ये थोड़ा लॉजिकल है, लॉजिकल अर्थात ऑप्शन से हम देख सकते हैं इसको। देखिए ए का मान हमारा 3 दिया हुआ है, डी का मान हमें 4 दिया है, ठीक है। क्या है ए का मान
3 एवं डी का मान 4 है। 406 आता है क्या चीज, SN। तो हम इसको इस तरह से भी हल कर सकते हैं, जैसे ए कहता है 10वां पद, यदि 10वां पद देखते हैं तो ए यानी 2a प्लस एन होता है ना जी, होता है कि नहीं होता। यदि 2a प्लस एन होता है यानी 3 दूना 6, ये कर सकते हैं। उसके बाद है 10वां है अर्थात 9d होगा ना, 9 गुने 4, कोई दिक्कत जी, ये होता है ना डी एन डी। तो 3 दूना 6 प्लस यदि 9 चौके 36 करते हैं तो 42, और 42 को हम कितने से गुना करते हैं, आधा है ना, यदि 10 है तो आधा से गुना करेंगे 5 से, अर्थात 210 आता है। 210 हमारा नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, हमें आ रहा है कितना, 406। फिर उसी प्रकार उसी आधार पे देखेंगे 6 का गुणज करेंगे किनके साथ, यदि ये 10 का आया तो 10 के बाद आता है 12 यानी 11d। 11d करेंगे तो 11d कितना है बताइए तो जल्दी से आप सब। 11 गुना 44, 44 6 जोड़ेंगे कितना होगा, 44 6 50, 50 में हम कितने से भाग देंगे, 6 से, अर्थात 300 गुणज करेंगे 300 आ रहा है। ये भी आंसर सही नहीं है, अर्थात ऑप्शन से हम देखते आ रहे हैं तो ए और बी नहीं आया। उसके बाद फिर से 2a अर्थात 6 प्लस 13d, 13d को यानी 13 चौके 13 दूना 26, 13 13 चौके 52, अर्थात आंठन होता है, आंठन को हम 7 से गुणज करेंगे। आंठन गुणज 7 अर्थात 8 7 56, 5 7 35, 35 5 40, 406 आता है। ऐसे किसका 406 ही था ना, 406 अर्थात 14, यानी सार्वमांतर कितना है, 14 आंसर आता है। ये थोड़ा डिफिकल्ट था या इसको बोल सकते टाइमिंग था, ठीक है। तो ये बनाए कि नहीं बनाए बताइए, नहीं बनाए होंगे हमको लगता है अच्छा बनाए, चलिए ठीक है। समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल इतना है तो इसका nवां पद क्या होगा। आपको पता है जब इस तरह से आता क्वेश्चन तो n का मान अर्थात हम एक रख कर जांच करते हैं ना, क्या करते हैं जी, जांच करते हैं, ठीक है। जांच क्या करते हैं, जैसे 5n माइनस एन स्क्वायर है, यदि 1 रखेंगे तो 5 गुणज 1 माइनस 1 का स्क्वायर अर्थात 5 माइनस 1 क्या आ रहा है, 4, यानी 1 का मान जब हम रख रहे हैं तो 4 आ रहा है, यानी a बराबर 4 है। यदि 2 रखते हैं, क्या रखते हैं 2, तो 5 गुणज 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, अर्थात 4। 10 माइनस 4 क्या होता है, 6, यानी इन दोनों का योग क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। आपको अनुभव हो रहा होगा कि 4 में कितना जोड़ा गया जो 6 आया, 2, यानी पहला ए है 4 और दूसरा है 2 और तीसरा क्या है 0। अब ऐसा देखेंगे कौन सा पद है जिसमें 4 2 0 आ रहा है मान रखने पे, तो 6 में यदि यहाँ पे देखते हैं 5 में 1 का मान रखते हैं तो इसका आ रहा है 3, तो ये पहला गलत हो रहा है। और इसमें यदि देख रहे हैं तो 2 1 2 माइनस 3 अर्थात माइनस 3 आ रहा है, ये भी गलत है। अब ये देख रहे हैं इसमें 1 यदि रख रहे हैं तो 4 आ रहा है। फिर दूसरा यदि मान रख के देखेंगे 2 दूना 4 आता है ना, 6 माइनस 4 क्या होगा 2, अर्थात ये हमारा आंसर सही है। कौन सा, बी नंबर, ठीक है। यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा क्या होगा इसका मान बताइए तो आप सभी जल्दी से, क्या होगा, ए है 0, क्या होगा 0 आंसर, ठीक। उसके बाद है 22 नंबर। 22 नंबर आपको पता है ये सूत्र है कि नहीं है, बिल्कुल सूत्र है। सेक 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बटे कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा ना। और इसको जब 1 बटा कॉस में लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और ये गुणज में जाएगा तो ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। ये गलत मार दिया बच्चे ने, ठीक है। तो हमारा क्या है आंसर, सी, क्या होगा 22 का सी। उसके बाद कहता है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5 है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा बताइए तो। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे डायरेक्ट, बताइए जल्दी से। 23 का सी होगा अर्थात 25, ठीक है। उसके बाद समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु के
मानकर वृत्त खींचा जाए तो केंद्र कहलाता है। केंद्र क्या कहलाता है? परिकेंद्र कहलाता है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट है, इसमें तो कोई हल करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसके बाद है 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे टिकी हुई है। अच्छा, 15 मीटर लंबी सीढ़ी, यदि 15 मीटर लंबी सीढ़ी यदि दीवार में लगाते हैं तो क्या कहता है? दीवार से 60 डिग्री कोण बना रहा है। कितने? दीवार से 60 डिग्री कोण बनाता है, अर्थात इस प्रकार से, यानी इस तरह से। यानी ये मान लीजिए दीवार है और यहाँ 60 डिग्री बना रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ 30 डिग्री बनेगा ना, आप सबको ज्ञात होगा। और उसके बाद कहता है क्या? कोण बनाती है दीवार की ऊंचाई क्या होगी? यानी ये 15 है ना, तो आपको पता है इसकी ऊंचाई निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यानी साइन 30 डिग्री बराबर, नहीं, साइन 30 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं हम? लंब, यानी h/15। साइन 30 डिग्री मान क्या होता है? 1/2, यानी h/15। यदि 15 को हम इधर करेंगे तो क्या आएगा? 2h बराबर 15, अर्थात h बराबर क्या आ रहा है? 15/2। 15/2 आंसर है, 15/2 यस है, ए नंबर, अर्थात 25 का ए। कहता त्रिभुज, किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः 13, 14 और 15 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? आपको पता होगा, इसको हीरोइन सूत्र से बनाते हैं ना, 13, 14, 15 अर्थात 42। 42 का आधा कितना होता है जी? 21। 21 इसका एस आता है, एस में से हम कितना घटाते हैं? एस इंटू एस माइनस, अर्थात 21 में से 13 घटाएं कितना आएगा? बताइए जल्दी से आप सभी। 21 में से नहीं पता है, देखिए, a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2 होता है ना एस बराबर, और 13, 14 और 15 को जोड़ेंगे हम तो 42 आता है। 42 को 2 से भाग देंगे क्या आएगा? 21 नहीं आएगा, और 21 हमारा एस आता है। तो अब इसका सूत्र होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब इसको मान रख देते हैं, 21 एस माइनस एस का सॉरी 21 माइनस 13 इंटू 21 माइनस, डायरेक्ट हल ही अथी लिख देते हैं, ठीक है, घटा के हैं। देखिए 21 गुणज, और 21 में से 13 घटाएंगे कितना बचेगा? 21 में से 13 घटाएंगे तो 8 गुना, और 21 में 14 घटाएंगे तो 7 गुणज और 6। अब इसको यदि हम रूट के अंदर से बाहर निकालेंगे ना, क्या जी, रूट के बाहर निकालेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे तो हम देखते हैं इसका क्या आता है, 7 गुणज 3 गुणज 2 गुणज 2 गुणज 2 गुणज 7 गुणज 6, अर्थात 2 गुणज 3, 2 में से 3 एक बाहर, 7 2 में से एक बाहर, और 4 2 में से 2 2 बाहर, अर्थात 2 दूना 4, 4 सत्ते 28 तिया, 28 तिया कितना होता है जी? 84, अर्थात 84 आंसर किसका किसका आया बताइए तो सभी। 28 तिया 84 होता है, हाँ 84 होता है, अर्थात 84 आंसर आया है। ठीक है, 26 का सी आंसर है। कहता है किसी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः है, यानी लंबाई L है और चौड़ाई B है और ऊंचाई H है, तो इसका कहता है क्या, क्या पूछ रहा है? तो वर्ग मतलब क्षेत्रफल कहता है ज्ञात करने के लिए। आपको पता होगा पहले लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लिया जाता है ना, क्योंकि लंबाई 2 होगा, लंबाई और 2 चौड़ाई होगा, तो इसको कॉमन लिया जाता है 2 इंटू एल प्लस बी, उसके बाद गुणज किया जाता है तो एच, ये हमारा आयतन है अर्थात क्षेत्रफल है, यानी 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, अर्थात 27 का सी नंबर। ठीक है, नहीं ये हम स्पीड इसलिए जा रहे हैं बाबू क्योंकि आप सबका समय बहुत ही बहुमूल्य है और थोड़ा सा ही समय लेंगे, इसलिए स्पीड जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप मिलाने के लिए उतावला रहते हैं कि हमारा कितना क्वेश्चन सही हुआ कितना क्वेश्चन गलत हुआ, तो अब तुमको तो स्पीड ही लेके जाएंगे ना। अब क्या इसको समझना, अब तो आपने एग्जाम दे दिए, बस सिर्फ एक संतुष्टि के लिए हम मिला रहे हैं, नहीं तो ये अब करने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, फिर भी संतुष्टि के लिए हम देख लेते हैं, फिर भी समझाते हुए। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं की प्रत्येक लंबाई, अर्थात देखिए प्रत्येक की लंबाई 13 cm है और इसके आधार 24 cm है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज, अर्थात आपको पता होगा समद्विबाहु त्रिभुज है, कहता है इसमें 13 ये है और उसके बाद कहता है 24, अर्थात इसका आधार 24 है, तो कहता है इसका क्षेत्रफल क्या होगा? आप ही को पता होगा, जब लंब डालेंगे तो क्या होगा, 12 भागों में मर जाएगा, 12 और 12
तो इसका मतलब है कि ऊंचाई कितना हो जाएगा, 5 होगा, क्योंकि कर्ण यदि 13 है और 12 आधार है तो 5 क्या होगा उसका ऊंचाई होगा। और 12 और 5 गुणज हम करेंगे कितना होगा, 12 25 60, 60 के आधा कितना है, सॉरी 60 के आधा हम करेंगे तो कितना होगा 30, अर्थात 30 cm स्क्वायर आंसर सही है। ठीक है, यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेमी स्क्वायर है तो इसकी परिमिति क्या होगी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए आप सभी, तो √3 a स्क्वायर बट्टे 4 बराबर कितना दिया हुआ है 36√3। आपको पता है कि √3 ऊपर ऊपर कट गया, यदि 36 को गुणज करेंगे a स्क्वायर बराबर तो 36 गुणज 4 अर्थात 6 और 2 बाहर आ रहा है ना जी, 6 2 12 अर्थात 12 इसका भुजा आ रहा है, 12 को 3 से गुणज करेंगे 12 3 36 अर्थात सी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ रहे हैं ना, हाँ सी आंसर होगा। किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 है तो इसकी क्षेत्रफल क्या होगा। आपको पता है वर्ग की विकर्ण क्या होता है बाबू, √2 गुना भुजा, अर्थात भुजा कितना है 10, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 cm स्क्वायर। कितना इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कहता है यदि दो वृत्तों की परिधियों के अनुपात इतना है तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। आपको पता है वृत्त का अनुपात यदि दिया जाता है तो उसका क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, तो 3 3 9 और 4 6 16। ठीक है, एक त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण का मान 60 डिग्री है तो इसकी त्रिज्या 21 cm हो तो चाप की लंबाई क्या होगी। ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है। एक त्रिज्यखंड केंद्रीय कोण अर्थात देख लीजिए इस क्या कहता है, त्रिज्या 21 cm है और ये 60 डिग्री, कहता है चाप की लंबाई क्या होगी। तो आपको पता होगा वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr होता है ना जी, हाँ 2 गुणज 22/7 यदि हम करते हैं और r का मान 21 रखते हैं तो 7 तिया 21, 22 तिया 66 दूना 132, सही है ना जी, 66 दूना 132, हाँ बिल्कुल सही बात है 132। अब 132 यदि हम देखते हैं और इसको हम 6 भाग में काटते हैं तो कितना आएगा, 6 दूना 12 और 6 दूना 12 अर्थात 22, कितना आ रहा है 22 cm। क्या होगी इसकी दूरी 22 cm। क्यों, क्योंकि ये पूरे कितना था 132, जब 132 है बाबू और 6 भाग में बांट रहा है तो कितना होगा 22 ही आएगा ना, क्लियर। हाँ ये समझने का है, पूरा हो गया था, हाँ पूरा हो गया था। उसके बाद कहता है 6 cm किनारे वाले 3 घन को घनाभ बनाने हेतु प्रारंभ में अंत तक जोड़ा जाता है तो घनाभ का आयतन क्या होगा। तीनों का आयतन क्या होगा बताइए तो आप सभी बोलिए। 36 36 को 6 से गुना करते हैं 216 को हम कितने से गुना करेंगे 3 से, क्योंकि 3 घन है ना, 3 घन गुना करेंगे तो 6 तिया 18 और 3 1 4 और 3 दूना 6, क्या कहते हो 648 है ऑप्शन में, बिल्कुल सही बात था 648 cm क्यू आंसर है हमारा। कहता है यदि दो गोलों का पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है तो अनुपात में तो उनका आयतन का अनुपात क्या होगा। आपको पता है जब क्षेत्रफल दिया जाता है तो और आयतन कहता है तो क्या करते हैं उसको एक स्टेप बढ़ाते हैं, जैसे 4 का स्क्वायर है 4 चौके 16 तो 4 का क्यू कर लेंगे, 4 चौके 16 चौके 64 अर्थात बी हमारा आंसर सही है। 9 3 9 27। ठीक है, आयतन को तो ये नियम बताया गया था आपको, अर्थात अच्छे से मारने होंगे। उसके कहता है यदि घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 866 है, सॉरी 864 वर्ग सेमी है तो इसका आयतन क्या होगा। आपको पता होगा घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6a² होता है ना। 864 को यदि हम 6 से बांटते हैं तो 6 के 6 26, 6 के 24 और 6 के 24 अर्थात 144 का a स्क्वायर है अर्थात 12 आंसर क्या आता है हमारा घन का भुजा। और इसका आयतन क्या होगा, 12 का आयतन क्या होता है 1728, बिल्कुल सही बात 1728 12 का आयतन होता है, मतलब क्यू होता है। ठीक है, यदि घनाभ के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल x y z है, घनाभ बोले तो इस प्रकार से ना, क्या कहते हैं इसका कहता है क्षेत्रफल x y z, यानी ये x है ये y है ये z है। यदि हम इसको 2 भाग मान लेते हैं, यदि 2 है इसकी लंबाई और ये इसकी 3 भाग मान लेते हैं, चौड़ाई और ऊंचाई भी 2 ही है, क्लियर है ना, अर्थात चौड़ाई भी 2 लंबाई 3 और ऊंचाई 2, तो इसका 2 का स्क्वायर यदि आता है 4 और इसको आता है कितना 3 गुना 6 यानी 4 6 और ये कितना होगा 6 है कि नहीं।
अर्थात क्षेत्रफल इतना आता है तो इसका आयतन किसके हिसाब से आएगा, क्या कहते हो, 4 6, यानी रूट के अंदर हम डालते हैं 4 गुनज 6 गुनज 6, तो इसका क्या क्षेत्रफल आयतन ज्ञात हो सकता है। आयतन का बोले तो 2 गुना 3 6 और 6 दूना 12, 12 निकल रहा है जी, बिल्कुल निकल रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं रूट के अंदर एक्स वाई जेड आता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब हमने देखे थे एक्स को हम 4 माने थे, इसका भुजा हमारा 2, और वाई को हम कितना 6 माने थे, तो इसकी भुजा हमें 3 ज्ञात हुआ था। और जब इसका हमने इस रूट के अंदर डाल के देखे तो हमारा आंसर सही आ गया था, तो ऑप्शन से हमने हल कर लिए, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं, रूट अंडर एक्स वाई जेड। कहता है एक बेलन की ऊंचाई 14 cm है, तो इसकी वक्र का क्षेत्रफल इतना है, तो इसका आयतन क्या होगा। बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है जी, बताइए तो, 2πr/h ना, हाँ 2πr/h, 2πr/h अर्थात 2π का मान 22/7, r का मान कितना है नहीं दिया हुआ ना, और h का मान 14 है। 14 को यदि हम काटते हैं 2 से, और 264 दिया हुआ है कि नहीं, दिया हुआ है। और 2 को यदि काटते हैं तो 132, फिर 2 काटते हैं तो 64, और 22 को यदि 22 को 64 काटता है जी, 66 आएगा ना, सॉरी 66, 65 65 130, हाँ 66, 22 या 66, अर्थात r बराबर 3 आता है, r बराबर 3 आता है। और इसका कहता है आयतन ज्ञात करने। बेलन का आयतन क्या होता है बताइए तो, πr²h, πr² आता है 22/7 गुनज r का स्क्वायर, अर्थात 3 गुनज 3 गुना h का मान 14, अर्थात 2 से काटेंगे तो 7। अब देखिए 22 44, 3 3 9, 44 गुनज 9, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 3 39, 396 आता है जी। अच्छा 396 से हमें क्यू है, अर्थात आंसर हमारा सी है, ठीक है। निम्नलिखित में केंद्रीय प्रवृत्ति के किस मापन की गणना की संचय बारंबारता सारणी की आवश्यकता होती है। तो माध्यिका निकालने के लिए आपको संचय बारंबारता की आवश्यकता होती है, क्या कहते हैं, है कि नहीं, क्लियर था ना। हाँ, कहता है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या की माध्यिका अर्थात 6 और 5, क्या कहते हैं, सॉरी 5 और 6 आएगा। 5 और 6 में यदि 2 देखते हैं, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 11 13, ये हमारा 6 है, 2 बीच का माध्यिक आता है, अर्थात इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 11 और 13 2, अर्थात 12 आंसर। अच्छा ये बच्चे गलत कर दिए हैं, ठीक है, क्योंकि 10 सम संख्या यदि है, 10 क्या है, सम संख्या है ना, सम संख्या का माध्य तो दोनों को जोड़कर काटने पर होता है ना जी, 5वां नंबर और 6ठा नंबर, ठीक है। उसके बाद सममित बारंबारता वितरण सारणी में होता है माध्य बराबर बहुलक बराबर माध्यिका, इसको तो लॉजिकल है, ठीक है। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए यूक्लिड विभाजन परिमिका के अनुसार अद्वितीय पूर्णांक q बराबर r होते हैं, तो जो समीकरण a बराबर bq प्लस r के संतुष्ट करते हैं, जहां क्या कहता है, जीरो जो है b से बड़ा और छोटा हो सकता है, नहीं, जीरो b से बराबर नहीं, जीरो r से छोटा होता है और r के समान भी होता है, बिल्कुल सही बात है, और r जो है हमेशा b से छोटा रहता है, बिल्कुल, अर्थात बी नंबर आंसर सही है। उसके बाद कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार 807 क्या है, 867 कितना है जी, दिख नहीं रहा, 867 और 255 का मौसम क्या होगा। चलिए हल करते हैं, 867 ही ना, दिख तो नहीं रहा हमको, 255 का मौसम क्या होगा बताइए तो कितना होगा, बच्चे ने हल भी किया हुआ है, अर्थात 200, 250 है तो 3 से लग सकता है जी, 750 बिल्कुल लग सकता है ना, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16, 2 तिया 6, 1 7, बच गया 2 0 1, 102 और 255, सही है ना जी, 2 से लगाएं 204, एक आया 51, अर्थात 51 आ रहा है, 51 से कट रहा है, अर्थात 51 हमारा आंसर सही है, ठीक है। इस तरह से कितना आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आज कितना टाइम में हमने 43 क्वेश्चन कर लिए। उसके बाद कहता है 43 नंबर में 74 और 29 के अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल है,
अब गुणज करके देख लेते हैं डायरेक्ट। क्या करते हैं, गुणज हम करके देख लेते हैं। 17 को 19 से गुणज करते हैं, 17 गुणज 19 गुणज 23, अर्थात गुणज इस तरह से नहीं करते हैं, इस तरह से करते हैं, ठीक है। 9 7 63 3 बाकी 6, 9 6 15, 7 1 17, 3 10, सॉरी 7 5 12, 2 3, 3 7 23 को 23 से गुणज करेंगे तो 3 तिया 9, 2 दूना 4, सॉरी 3 तिया 9, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 3 दूना 6, अर्थात 9 2 9 4 11 12 2 6 1 7 7, 72 29 आ रहा है, 72 29 नहीं आ रहा है, अर्थात इनसे बड़ा होगा। क्या जी, बड़ा होगा तो इससे करते हैं। 17 और 19 को 9 7 63 के 3 बाकी 6, 9 6 15 17, अर्थात 3 5 3 और 29, 9 तिया 27 के 9 तिया 27, ये तो नहीं आ रहा है, क्या हमने गलत किए। 17 ये तो 29 है, कम आ रहा था ना, अर्थात ये 17 था, ये तो आएगा नहीं, इसके आधार पे इस हमने गलती कर ली थी। देखते फिर से। 17 गुणज 19, अर्थात 9 7 63, 9 6 15, 17 3 2 और 2 1 3, 327 को 23 से यदि गुणज करते हैं, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 3 दूना 6, 9 6 दूना 12, 9 4 13 1 14 7, 74 29, बिल्कुल सही बात है, यही आंसर सही है। यदि दो संख्याओं a तथा b का लॉसा तथा मौसा क्रमशः c d हो तो क्या होगा, जल्दी से बताइए तो। क्या कहता है, यदि दो संख्याओं a तथा b का लॉसा एवं मौसा क्रमशः c एवं d है तो AB बराबर CD, बिल्कुल सही बात है। क्यों बराबर है, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए पहली संख्या एवं दूसरी संख्या गुणज बराबर क्या होता है, लॉसा गुने मौसा, है ना, अर्थात AB गुना CD। वाह, बच्चे ने होशियार होके अच्छी से मारे हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या आपको क्या बताया जाता है, √2, √3, √4, √5। 2 बाहर नहीं आएगा, 3 भी बाहर नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, अर्थात 4 में से 2 आता है बाहर, अर्थात 2 क्या है हमारा परिमेय संख्या है। वैसी संख्या जिसका व्यापक रूप p बटा q होता है, जहां p और q पूर्णांक है एवं q बराबर 0 नहीं तो क्या कहलाती है। वैसी संख्या जिसका व्यापक रूप p बटा q होता है, जहां p और q पूर्णांक है, q बराबर 0 नहीं तो कहलाती है परिमेय संख्या। और परिमेय हमारी है नहीं, परिमेय कहलाता है। क्या कहलाता है, इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, इसे परिमेय कहते हैं ना जी। हाँ, उसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार न शांत तो होता है और न ही आवृत्ति कहलाती है। अब जिसका शांत नहीं होते उसे क्या कहते हैं, परिमेय आवृत्ति न आवृत्ति कहलाती है, अर्थात अपरिमेय कहलाता है, ठीक है। उसके बाद कहता है 3 और -2√5 का स्क्वायर क्या होगा। चलिए, 3 का स्क्वायर प्लस 2√5 का स्क्वायर माइनस 2 गुणज 3 गुणज 2√5, अर्थात 2 तिहाई 6, 6 दूना 12 √5 आ रहा है माइनस में, यानी हमारा इसमें है। और अच्छा, ये दोनों है, अर्थात ऑप्शन से हमारा यही क्लियर हो जा रहा है। बहुपद इतना के गुणनखंड है, गुणनखंड अब गुणज करके देखना पड़ेगा ना। चलिए, x स्क्वायर x प्लस 3x तो यहाँ नहीं है, 4x में आ रहा है, सॉरी यही आ रहा है, नहीं ये आ रहा है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, अर्थात x को x से गुणज करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x माइनस माइनस प्लस, अर्थात x माइनस क्या हो गया, देखिए क्लियर है ना। इतना रफ्तार आपको भी हल करना होता क्या, यानी सी नंबर आंसर, ठीक है। कहता है बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक हैं। शून्यक बोले तो यदि हम ये गुणज में देखें तो गुणज में ये दोनों मिलकर आता है, ये दोनों मिलकर माइनस आ रहा है, माइनस वाला तो होगा नहीं,
और ये 2 तो होगा नहीं, ये दोनों में से कोई एक होगा। क्यों? क्योंकि प्लस आना चाहिए। और दूसरी बात है अल्फा प्लस बीटा को जोड़ेंगे तो ये 7 हो रहा है और ये भी जोड़ेंगे 7 हो रहा है, तो माइनस प्लस। अच्छा चलिए निकालते हैं। यदि -2 और सही क्लियर है, क्या है क्लियर, ये है। क्यों? अरे ये क्या हो जाए, ये आंसर हमारा है। क्यों है? तो आपको पता होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। -b/a अर्थात इसको यदि जोड़ेंगे तो माइनस में आता है, माइनस में से यहाँ क्या हो रहा है, प्लस में हो रहा है, अर्थात हमारा आंसर ये है। ठीक है। बिंदुओं 9, 3 तथा 15, 11 के बीच की दूरी क्या होगी? जल्दी से बताइए। तो यदि हम ग्राफ खींचते हैं इस प्रकार से तो 9, 3 सॉरी इसको छोड़ के देते हैं 6 और ये 8, 6 और 8 10, अर्थात आपको पता होगा समकोण में क्या था, 6, 8, 10 का, अर्थात 10 का वर्ग इकाई है। ठीक है। उसके बाद आता है शीर्षों 0, 7, 0, 0, 24, 0 के त्रिभुज की परिमिति क्या होगी? परिमिति 0, 7, यदि 0, 7 हम बोलते हैं तो 7 ऊपर चला जाता है, उसके बाद 0, 0 बोलते हैं तो मूल बिंदु पे रहते हैं, और 24, 0 बोलते हैं अर्थात आगे बढ़ जाते हैं। और इसका कर्ण, यानी कहने का मतलब ये 7 है और ये 24 है, और ये कितना होगा 24, 7 के यदि 25, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 24, 25, 49, 49, 7, 56, 56 आंसर कहीं दिख रहा है जी? यस दिख रहा है, डी आंसर हमारा है। ठीक है। मूल बिंदु से बिंदु इतना इतना की दूरी क्या होगी? मूल बिंदु से दूरी अर्थात 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर होगा ना। 11 का 60 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 61 से कम नहीं होगा, क्या जी? क्योंकि 51 हो नहीं सकता, कम है 60 से भी, और 53 भी कम है, 59 भी कम है, तो 61 हमारा क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद होगा ना, नहीं होगा जी। जैसे 11 जाएंगे, 11 ऊपर चलेंगे, ठीक है, फिर 11 से ऊपर चलेंगे 60, और इसकी दूरी पूछेगा तो ये कर्ण हुआ ना, कर्ण क्या होगा, हमेशा बड़ी होगी ना, यानी 60 से क्या होगा, बड़ा होगा, इसलिए हमने 61 देखे। ठीक है। यदि बिंदु ए 1, 2, 0, 0 तथा ए बी एक रैखिक है तो, रैखिक है तो, क्वेश्चन थोड़ा डीप लग रहा है हमको। यदि बिंदु ए 1, 2 अर्थात रेखा यदि हम खींचते हैं 1 और 2, यानी यहाँ आते हैं, ठीक है, उसके बाद 0, 0 ये आता है, और फिर इसी प्रकार, यानी कहने का मतलब x यदि 1 है तो y 2 आ रहा है ना, क्या कहते हो, यानी इस प्रकार से x1 y2, अर्थात बराबर करने के लिए b के जगह पर क्या रखना पड़ेगा हमको, 2a। हाँ बिल्कुल सही बात है, यानी 54 का सी आंसर है। ठीक है। उसके बाद कहता है शीर्ष बिंदु 3, 0, 7, 0 एवं 8, 4 के बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या क्षेत्रफल आपको याद है? x1 का मान है 3 इंटू 0 माइनस 4, क्या कहते हो? उसके बाद प्लस 7 इंटू 4 माइनस 0, ठीक है, प्लस 8 इंटू 0 माइनस 0, यानी 0 को 0 से गुणा करेंगे तो खत्म हो गया बाबू। 4 को 7 से गुना करेंगे, 7 चौके 28, और ये 4 तिया 12, -12 आ रहा है, -12 को प्लस 28 से घटाएंगे तो कितना आएगा, 16, 16 के आधा कितना होगा, 8 आता है, 8 cm स्क्वायर। देखो ये बाबू कलर किया हुआ है, अर्थात हमारा क्या होगा आंसर, 8 cm स्क्वायर होगा, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ होता है ना। उसके बाद अर्धवृत्त की परिमिति क्या होती है? देखिए अर्धवृत्त बोले तो इस प्रकार से एक वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्र परिधि क्या होता है, 2πr। 2πr यदि इसको हम कट कर दें तो πr होता है ना, लेकिन इसमें πr के जगह पर यहाँ पे 2r जुड़ता है, जिसको हम d बोलते हैं, यानी πrd। क्या πrd है ऑप्शन में? नहीं है, लेकिन 2rd के समान होता है, अर्थात πr प्लस 2r आंसर होगा। ठीक है, क्लियर, समझ रहे हो आप सभी? ऐसा ही बनाए ना आप सब, आंसर आप सबका आसान ही है। ठीक है। कहता है 28 सेमी व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगा? 28 सेमी यदि व्यास है तो 14 क्या होगा, इसकी त्रिज्या, और इसकी परिधि क्या हो सकती है बताइए तो आप सभी? वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, सॉरी परिधि क्या होता है, 2πr। बोले तो 2 गुना 22/7, और यहाँ r 14, 2 यानी 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 है यहाँ पे, बिल्कुल है। देखिए
ये 176 मार रखा है, गलत है, ठीक है, 88 ही होगा क्योंकि 2πr 22/7, ठीक है। कहता है 14 cm त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड की परिमिति 50 सेमी है, तो त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण क्या होंगे? आप सभी बताइए जल्दी से। यदि ये 14 cm त्रिज्या वाले हैं तो इसका मतलब है कि इसका क्षेत्रफल किस प्रकार से होगा? ये 14 ये और 14 ये, यानी 28, तो ये दोनों त्रिज्या ही हो जाते हैं। उसके बाद ये कितना होता है बताइए जल्दी से। 28 का था कितना होता है, सॉरी 28 में यदि 50 में से 28 घटाएंगे कितना बचेगा? 22, अर्थात 22 ये आता है। अब इसकी पूरी ज्ञात करना है ना। हाँ, पूरी ज्ञात करेंगे तो क्या कहते हैं 2πr यानी 22/7 और r का मान 14, यदि काटेंगे तो 2, 22 दूना 44 दूना 88, यदि 88 आया और 88 में 22 का हिस्सा है तो 22 चौके 88 यानी 90। 360 को कितने भाग में बांटा गया है? 90 भाग, 90 में, क्योंकि 4 भागों में, ठीक है। उसके बाद कहता है एक तार 24 cm त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मुड़ी हुई है, ठीक है। इन्हें पुनः वर्गाकार तार के रूप में मोड़ने की भुजा ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए, एक तार क्या बनाया है? वृत्त बनाया है जो 28 cm का है, यानी 2 गुना 22/7 गुना 28। बार बार सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं होती एग्जाम में, ठीक है, इसलिए हम भी नहीं लिख रहे हैं। 28 उसके बाद बराबर क्या है? वर्गाकार, यानी 4 गुने भुजा। क्लियर? अब देखिए 7 चौके 28 कट रहा है ना, और यदि 4 कट रहा है यहाँ पे, ये 4 कट जाएगा ना, तो क्या हो रहा है? 22 दूना 44, अर्थात 44 हमारा क्या हो रहा है? आंसर आ रहा है। कोई दिक्कत? हाँ बाबू, इसी तरह से हल किया जाता है स्पीड में। यदि वृत्त के क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो परिमिति का अनुपात क्या होता है? तो इसका तो एक ही नियम है, 2/r, ठीक है। निम्नलिखित में किस प्रकार के सभी त्रिभुज समान होते हैं? सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप यानी समान आकार। विषम बाहु त्रिभुज तो समान समरूप हो नहीं सकते हैं। समबाहु त्रिभुज, बिल्कुल समबाहु त्रिभुज जो है समान होगा। क्या होगा? समान होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज समान आकृति के रूप में ही होते हैं। क्या जी? कैसा भी हो लेकिन वैसा ही दिखेगा। लेकिन समद्विबाहु नहीं हो सकते, क्योंकि समद्विबाहु इस प्रकार से भी हो सकती है और इस तरह से भी हो सकती है। क्या इसका आकार समान दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। इसकी आकृति अलग, इसकी आकृति अलग, लेकिन इसका आकृति समान है, अर्थात समरूप क्या है? समबाहु त्रिभुज। कहता है समान भुजाओं वाले दो बहुभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं के संबंध में समान अनुपाती होती है। आप सबको पता है ना। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात 2 और 3। 2 और 3 कहाँ है जी? 2 और 3, क्योंकि क्षेत्रफल है तो क्या करेंगे? वर्गमूल निकाल लेंगे, ठीक है। वर्गमूल निकालेंगे तो 4 और 9 का 2 और 3। यदि त्रिभुज ABC एक समरूप है, सॉरी समरूप त्रिभुज DEF तो AB/D 3 और 5 है तो FD। देखिए बच्चा यहाँ फंसता होगा, कहता है AB/DE, यानी त्रिभुज ABC ऊपर है क्या, और DEF नीचे है ना, DEF। अब यहाँ कहता है FD। देखिए FD, यदि यहाँ ये 5 था और ये 3 था तो इसका मतलब 5 ऊपर चला जाएगा ना, 5 ऊपर चला जाएगा तो ये होगा ना, है कि नहीं? 5:3, बिल्कुल सही है। कहता है त्रिभुज ABC समरूप PQR है, ठीक है, तथा उनकी परिमिति क्रमशः दिया हुआ है, यानी 32 और 24 है। तो यदि इसके बजाय 10 है तो इसको क्या करते हैं आप लोग बताइए तो जल्दी से। अनुपात निकालते हैं ना। अनुपात निकालेंगे। यदि त्रिभुज ABC यानी 32/24 है और उसके बाद किसका है? AB का अनुपात 10 है, PQ क्या होगा, है ना। इसी तरह से निकालते हैं ना। 24 दे 240 और 32 बट्टे में आ गया। अब हल करते हैं तो बाबू कितना से 16 दूना 32, 16 1 16 और बच गया 8, 8 16 85, यानी 15/2 है आंसर जी। हाँ 15/2 है, अर्थात 15/2 हमारा आंसर सी सही है, ठीक है। 2A सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? आपको पता होगा जब त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होता है तो भी 2A वाला, इसका मतलब है इस पे यदि लंब डालेंगे तो A में बांट जाएगा ना, क्योंकि आपने प्रूव भी किए हुए हैं।
हाँ प्रूव्ड किए तो, और इसको जब हम लंब निकालेंगे तो क्या निकालते हैं, 2a का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस करते हैं अर्थात √3a स्क्वायर आता है ना, इस तरह से आता कि नहीं, और a स्क्वायर में ये बाहर आ जाएगा अर्थात कौन आएगा, a√3 आता है क्या जी, कोई दिक्कत इसमें नहीं। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पाइथागोरस त्रिक नहीं है, ओहो त्रिक नहीं है अर्थात अब देखना पड़ेगा कि किसका वर्गमूल किसके समान नहीं होता है। चलिए निकालते हैं 12 और 35 37 का। 12 का वर्गमूल कितना होता है जी 144, 35 का किसको याद है, 35 का यदि करें तो 5 से 25, 5 से 15, 5 से 15 2 17, 5 से 15 3 3 9 1 10, 5 2 1 1 2 1225, उसके बाद 37, 37 को 37 से गुणज करेंगे, 7 7 49, 7 21, 4 25, 3 7 21, 1 3 3 9 2 11 अर्थात 9 6 3 1 1369 में यदि करते हैं 144, ये तो त्रिक है। अब इसको देखते हैं क्या, 28 का स्क्वायर यदि हम करते हैं तो 28 का स्क्वायर 88 64, बाकी 6 8 9 16 6 22, 8 2 16, 2 9 4 1 5 4 8 7। उसके बाद 45 का यदि वर्ग करते हैं तो 45 गुणज 5 25, 5 के 20, 20 2 22, 4 5 20 और 4 के 16, 16 2 18 अर्थात 5 2 0 2, गलती हो गया ना, 45 को 4 45 25 25 सही है ना, सही है। और उसके बाद 53 का स्क्वायर यदि करते हैं तो 3 तिया 9, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 25 1 26 अर्थात 9 5 2 10, 7 1 8 2। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो बाबू 5 4 9 8 2 10, 7 1 8 2, यानी ये भी है, यानी ये दोनों नहीं होगा, थोड़ा डीप लग रहा है ना। 16 गुना 16 7 36, 6 3 9 16 256, उसके बाद 63 गुना 63, 3 तिया 9 6 तिया 18, 6 तिया 18 1 6 36 1 37, 9 8 9 16, 8 1 9 3 3 और 65 को ना 65 गुना 65 अर्थात 5 25, 6 25 30, 30 2 32, 6 25 30, 6 36, 36 3 33, सॉरी 36 3 39, 5 2 9 3 12, 3 1 4 अर्थात 42। यदि इन तीनों को जोड़ते हैं तो 42 आता है जी, 9 6 15, 9 1 1 2, 9 2 11 12, 3 1 4, बाबू ये भी है अर्थात ये दोनों तीनों गलत है, तो ये आंसर सही है। इसको चेक नहीं भी करेंगे तो भी हमारा क्या है, आंसर सही है, ठीक है। कहता √100 6√3 cm ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बताइए। अब समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई यदि इतना है तो इसका मतलब क्या है बोलिए तो, √3a क्या आता है ऊंचाई, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा जी, भुजा स्क्वायर क्या करते हैं इसको, √100 क्षेत्रफल क्या आता है √3a स्क्वायर बट्टे 4। यदि समबाहु त्रिभुज कितना आता है, ए स्क्वायर यानी 36 पर देखते हैं, √3a आता था अर्थात 6 हमारा समबाहु त्रिभुज हो गया, 6 को √3a से गुणज करेंगे और हाफ कर देंगे क्या, पर ऑप्शन मिल नहीं रहा है, 6√3 गुणज 6 बट्टा हाफ अर्थात 6 छताक 36 √3 आता है, ऑप्शन के हिसाब से तो यही आएगा, ठीक। उसके बाद देखते हैं, इसको पता नहीं कहता है यदि त्रिभुज के किसी कोण के समुद्विभाजक
अपने सामने की भुजा को समद्विभाजित करती है तो त्रिभुज क्या कहलाते हैं? अच्छा बताइए, यदि कि त्रिभुज के किसी कोण समद्विभाजक अपने सामने की भुजा को समद्विभाजित करती है, मान लीजिए ये त्रिभुज है और ये अपने आमने सामने की भुजा को समद्विभाजित करती है, तो त्रिभुज क्या होगा? विषमबाहु त्रिभुज में तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल। समद्विबाहु त्रिभुज नहीं, समकोण त्रिभुज में भी नहीं कर सकते, समबाहु त्रिभुज बिल्कुल कर सकते हैं। समबाहु त्रिभुज में आमने सामने द्विभाजक होते हैं, ठीक है। अर्थात समबाहु त्रिभुज किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति को क्या कहते हैं? तो समांतर चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? समांतर चतुर्भुज। कहता है बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्य का योगफल क्या होगा? शून्य का योगफल -b/a माइनस यानी 7/6। आप सबको आंसर याद है ना? कहता है बहुपद इतना के शून्य का गुणनफल, गुणनफल बोले तो 1/2, 1/2 डी आंसर सही है। क्यों? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a यानी 1/2, ठीक है। शून्य को इतना इतना वाला बहुपद कौन है? आपको यदि इसको गुणज करेंगे तो 3 दूना 6 -6 आएगा। -6 किसमें है बताइए तो? -6 इसमें भी है, इसमें भी है, अर्थात ये दोनों हो सकते हैं। अब उसके बाद है यदि प्लस करेंगे तो -1 आता है, उसके बाद प्लस, अर्थात ये आंसर हमारा सही है। क्यों? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है जी? बताइए तो जल्दी से। -b/a, और इन दोनों को जोड़ते हैं तो -1 आता है। -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस होना चाहिए ना, अर्थात ये आंसर सही है हमारा, ठीक। रैखिक समीकरण इतना के आलेखीय निरूपित है, यानी 1/3 बराबर -1/4 बराबर जब नहीं है तो इसका मतलब है कि प्रतिच्छेदी है। क्या है? प्रतिच्छेदी। कहता रैखिक समीकरण युग्म इतना इतना के इनके हल हैं। अब अच्छा बराबर है तो अद्वितीय हल, बिल्कुल गलत। कोई हल नहीं, बिल्कुल गलत। अनंत बहुतरे हल, अनंत बहुतर, अच्छा बहुतरे, देखते हो बहुतेरे हल। कुछ अंगिका भाषा भी का प्रयोग किया, क्योंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 यदि रहता है तो समीकरण एक ही कहलाता है और एक समीकरण का हल अनंत होता है, क्योंकि आप ग्राफ विधि में हल करके देख चुके हैं, है कि नहीं? हाँ। रैखिक समीकरण युग्म ax बटे इतना के आरेखीय निरूपित समांतर हैं। समांतर कब होता है? जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। तो देखो ये क्वेश्चन यदि आप बना लेते तो ये भी क्वेश्चन बना लेते, और ये गलत किया है तो इसका मतलब ये भी गलत किया है। कहता है यदि दो संख्याओं के योगफल तथा अंतर, दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर 14 और 4, क्या हुआ? हमने गलत कर दिए थे। ये समांतर रेखाएं होते हैं। यहाँ तो क्या था? अनगिनत हल होता है तो संपाती होते हैं, यहाँ समांतर होते हैं तो a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, यानी b नहीं होगा, क्या होगा? c होगा, ठीक है। उसके बाद आता है यदि दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर क्रमशः 14 एवं 4 है। अब देखिए दो संख्या को जोड़ने से हमको क्या आता है? 4 आता है और अंतर 6 आता है, तो इसका मतलब है कि कितना है बताइए तो? 8 6 नहीं हो सकता है ना। दो संख्याओं का योगफल 14 है और उनके गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी 9 और 5, बिल्कुल सही है ना। क्यों? 9 5 को जोड़ते हैं 14 और अंतर कितना है? 4 है। 9 5 45 आंसर है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। कहता है यदि शांत जल में नाव की चाल यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल नाव की अपेक्षा क्या होगी? धारा के प्रतिकूल नाव की अपेक्षित चाल। प्रतिकूल का मतलब क्या होता है आपको पता है? अनुकूल मतलब 7 और प्रतिकूल मतलब विपरीत, ठीक है। अनुकूल यानी 5 घंटा कम, क्या होगा? 5 घंटा में, सॉरी 8 घंटा में 3 घंटा कम हो जाएगा तो 5 घंटा हो जाएगा। अनुकूल प्रतिकूल समझ रहे ना? हाँ। उसके बाद है चर x में ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक द्विघात समीकरण कहलाता है जहां a और b एवं c वास्तविक संख्या हो। अब कहता है a b वास्तविक संख्या हो, तो इसका आंसर आएगा 79 का b नंबर, अर्थात b बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि b पे ही सारा खेल होता है। b² - 4ac है कि नहीं? b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। कहता है द्विघात समीकरण 5x² - 6x - 2 के विवेचक हैं। विवेचक बोले तो d बराबर क्या होता है? तो बताइए जल्दी से। d बराबर b² - 4ac,
अब बी स्क्वायर लगाएंगे तो -6 का स्क्वायर, फिर -4 गुने ए का मान कितना है, ए का मान 5 और सी का मान -2। 36 -5 के 20 माइनस माइनस प्लस 20 40, 76 क्या होता है जी, 76 आ रहा है। विवेचक क्या हो रहा है, 76। ठीक है। उसके बाद कहता है यदि किसी बारंबारता वितरण के माध्य माध्यिक बहुलक इतना इतना है तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका, सॉरी बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका, माध्यिका 3 माध्यिका -2 माध्य बराबर बहुलक होता है ना जी। इसको याद है, 3 माध्यिका -2 माध्य अर्थात कितना है, माध्य कहता है 28 है, यानी माध्य की जगह पे 28 हमने दे दिए। माध्यिका ज्ञात करना है, क्या करना है, ज्ञात करना है माध्यिका। ठीक, हम लिख नहीं रहे क्योंकि हल कर रहे हैं। बहुलक हमको कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। अब देखिए 16 दिया हुआ, यदि इसको हम क्या करेंगे, ये 28 दूना 56, ये होगा माइनस, इधर प्लस में आ जाएगा ना, यानी माध्यिका बराबर हम लिख सकते हैं 16 + 56/3। क्या कहते हैं, 16 यानी 6 दूना 12 और 5 1 6 1 7 3 यानी 24 3 72, 24 आंसर आया जी। हाँ 24 यानी सी आंसर हमारा होगा। क्या होगा, सी आंसर। ठीक, सी आंसर होगा। 24 संख्याओं का औसत शून्य है। देखिए 24 संख्याओं का औसत शून्य है, इनमें से अधिकतम संख्याएं कितनी है जो शून्य से बड़ी है। अच्छा, औसत का मतलब क्या होता है, जब समान होगी। अब कोई भी संख्या यदि एक 0 से यदि आगे होगा तो उसका औसत तो कुछ ना कुछ पॉइंट में जरूर होगा। इसका मतलब है कि एक भी संख्या की जो है अधिकतम मान शून्य से ज़्यादा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यदि शून्य से ज़्यादा एक भी रहेगा तो उसका औसत एक से ज़्यादा आ रहा है। क्योंकि यहाँ क्या कर रहा है, 24 संख्या का औसत शून्य है, इसका मतलब शून्य शून्य का है, औसत क्या होगा, शून्य होगा ना। एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, प्रायिकता क्या होती है, 0 भी हो सकती है, 1 से कम। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, 1 से अधिक नहीं हो सकती, 1 से कम नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि घटना घटेगी तो प्रायिकता होगी ही, एग्जाम दीजिएगा तो रिजल्ट आएगा ही। ठीक है, कहता है एक पासे को एक बार उछाला जाता है, पासे को एक बार उछाला जाता है, एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अब आपको पता होगा 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर रहते हैं पासा में, और कहता है अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या कौन कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, और इसको गिनती में नहीं रखते हैं ना, यानी 3/6 यानी 1/2, 1/2 यदि काट खल करते हैं तो। ठीक है, उसके बाद कहता है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। घटना की प्रायिकता देखिए 100 में से 20 आ सकता है, 4 में से 3 हो सकता है, और 10 में से 3 हो सकता है, लेकिन 1 से अधिक नहीं हो सकता। अर्थात ए नंबर क्या है हमारा, सही है, ये सभी गलत है। ठीक है, कहता है यदि पी किसी घटना की ई प्रायिकता को दर्शाता है तो क्या होगा, क्या होगा, यानी पी जो है 0 से बड़ा हो सकता है या बराबर के हो सकता है, और 1 के समान या तो छोटा रह सकता है, लेकिन बड़ा नहीं हो सकता। देखिए यहाँ क्या कहता है, 0 से बड़ा पी, बिल्कुल गलत बात है। 0 से बड़ा होगा लेकिन कहाँ तक, बराबर नहीं हो सकता, बराबर भी हो सकता है ना, हाँ, और ये भी नहीं होगा क्योंकि 1 से छोटा हो सकता है तो बराबर भी हो सकता है ना, 1 से छोटा हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, अर्थात बराबर नहीं दिया है, और यहाँ 0 के बड़ा हो सकता है लेकिन बराबर भी हो सकता है। ये तीनों गलत है, ये सही है। ठीक है, एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है, असंभव घटना की प्रायिकता होती है, जब घटना ही नहीं होगा तो क्या होगा बताइए जल्दी से। एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है 1 से अधिक, क्यों, 1 से कम भी है, 1 भी है और 0 भी है। ठीक है, उसके बाद आता है एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। अब पासे में 1 2 3 4 5 एवं 6 विषम कितनी संख्या है, तो 1 3 5 है, 3 है, अर्थात 1/2 ही होगा ना, क्योंकि 3/2 6 लिखेंगे तो कट के क्या आएगा, 1/2। ठीक है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो विषम संख्या की प्रायिकता 1/2। कहता है 1 से 30 तक की संख्याओं को यादृच्छिक एक संख्या चुन ली जाती है तो चुनी हुई संख्या अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता होती है। आपको पता होनी चाहिए 1 से 30 तक में कितनी अभाज्य संख्या आता है,
तो 2 3 5 7 11 13 14 नहीं, 15 नहीं, 16 17 18 नहीं, 19 20 नहीं, 21 22 23 होता है, 24 नहीं, 25 भी नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29 30 तक की करते हैं, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/30 यदि हम देते हैं 10/30 यानी 1/3 है आंसर जी। यस, बी नंबर हमारा आंसर सही है। यदि किसी खेल की जीतने की परीक्षा 0 इतना है तो हारने की परीक्षा कितना होगा? 0.6। क्यों? क्योंकि पूरक होता है ना, दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 0.4 और 0.6 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, कहता है यदि साइन थीटा बराबर कितना है जी? 45/53 है तो cos थीटा बराबर क्या होगा? अब आपको पता होगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो कर्ण नीचे आना चाहिए ना, 53 जो भी नीचे आया। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अब हम गुना करते हल करते लेकिन बहुत आसान तरीका से हल गया, क्योंकि कर्ण होता है कॉस में भी, कॉस में भी। आप देखिए नीचे में किस में 53 है, यहाँ है, इसी को मार दे, कितना लॉजिकल था। देखिए उसके बाद है साइन 29 डिग्री बट्टे कॉस 61 डिग्री। तो आपको पता होगा जब बदलते हैं तो 1 आता है, इसको बट्टा में है तो 1। हाँ, कहता है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सी इकाई बराबर नहीं है? क्या नहीं है? बराबर नहीं है, अर्थात बराबर नहीं है। तो cosec स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर नहीं? निम्नलिखित विकल्पों में कौन सी इकाई के बराबर? अच्छा, 1 के बराबर नहीं है। 1 के बराबर नहीं है तो बाबू ई नहीं है। ठीक है, क्योंकि cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, अर्थात ये नहीं है। ठीक, यदि किसी वृक्ष की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण है? यदि किसी वृक्ष की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है तो 45 डिग्री। क्या जी? क्यों 45 डिग्री? क्योंकि आपको बताए होंगे कि जब ये बराबर ये होता है तो इसका मतलब है ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री, है कि नहीं? क्या हुआ? यदि किसी वृक्ष की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है, यानी छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है, तो उसके उन्नयन कोण क्या है? अच्छा, 45 डिग्री पे नहीं मारे हैं। ठीक है, 45 डिग्री। कहता है cos का मान sin के रूप में, cos का मान sin के रूप में क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूप में। क्या जी? आपको पता होगा ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, जब इसको cos को हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा ना, इसलिए ये हमारा सही है। यदि sec थीटा बराबर cos थीटा हो तो क्या होता है? 45 डिग्री के मान समान, अर्थात साइन 45 डिग्री का मान और cos 45 डिग्री का मान क्या होता है? समान होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 97 नंबर में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना था बताइए जल्दी से? 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 का स्क्वायर एवं कॉट 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है ना, माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1 यानी 2/4 माइनस हाफ आंसर ये है। बिल्कुल सही हमारा बी नंबर। यदि √3 tan A बराबर, तो आपको पता होगा √3 tan थीटा बराबर 1 है, तो इसको इधर करेंगे तो 1/√3 होता है। तो किस थीटा का मान क्या होता है? 1/√3 यानी 60 डिग्री का मान क्या होता है? सॉरी, 1/30 डिग्री का मान होता है। किसका? tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3। यदि cot A प्लस 1 प्लस cot A बराबर 2 है, tan स्क्वायर A प्लस 1/tan स्क्वायर A का मान क्या होगा? क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, इसको 2 आएगा। उसके बाद ये भी कहता है साइन पर पावर 4 माइनस कॉस पावर 4 थीटा है, क्या है इसका हल? तो साइन पे पावर 4 यानी साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा। एक बार इसको स्क्वायर करके देख सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर
थीटा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये प्लस एक हो जाता है ना, एक और ये बच जाएगा, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, क्या उल्टा हमने लिख दिए, माइनस, सॉरी माइनस है तो ये माइनस इसमें आ जाएगा, ठीक है, अर्थात कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आंसर है। तो आपका हमने हल कर दिए। तो आपको मैं कुछ अनुग्रह करना चाहता हूं कि कल के एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर रहिए और अच्छी तरह से अपना मेंटेनेंस बनाए रखें। जो कल कौन सा सब्जेक्ट है, संस्कृत का, तो बेहतर रूप से प्रदर्शन करेंगे, हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। तो जय हिंद, मिलते हैं कल, धन्यवाद।